Hello students, welcome to the another lecture of Hindu Marriage Act. So students, we have covered four section of Hindu Marriage Act in the previous two lectures. Okay, I hope you have covered these four, and in today's lecture we'll be covering section number 5 to 8. Okay, so stay tuned and let's just starting. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सेक्शन नंबर 5 करेंगे. सेक्शन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ लेक्चर. ओके, ये हमें क्या बताता है, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, कि भाई हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस ऐसी हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप उन्हें क्या कहेंगे, हिंदू मैरिज का स्टेटस जो है मिलेगा पार्टीज को. ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू मैरिज किन के बीच में होगी. ऑब्वियसली उसके लिए जो पर्सन है दो हिंदूज होने चाहिए. अब हिंदूज क्या हैं, किस पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, कौन कौन से ऐसे रिलीजन है जिनमें जिनके पर्सन को हम हिंदू ही मानेंगे और जिन पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले लेक्चर में. सेक्शन नंबर 2 है इसका. अगर आपको ये टर्म क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अगर ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो फुलफिल हो जाएंगी, तभी आपकी जो मैरिज है, दो पर्सन की मैरिज को एक मैरिज का, वैलिड मैरिज का स्टेटस दे दिया जाएगा. तो सबसे पहला क्या है, नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज. कितना क्लियर है, इसकी बिल्कुल स्टेटमेंट से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है. ये क्या कह रही है कि भाई दोनों ही पार्टी, हस्बैंड और वाइफ, दोनों पर ही एप्लीकेबल है ये सेक्शन. ठीक है, इसमें क्या है कि भाई नाइदर वाइफ का नोर हस्बैंड का, जब वो मैरिज कर रहे हैं, कोई प्रीवियस स्पाउस जो है अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये बेसिकली ये पॉइंट क्या है, बाइगैमस मैरिज को प्रिवेंट करता है. ठीक है, कि बाइगैमी ना हो उसको प्रिवेंट करता है. इसीलिए बोला गया है कि किसी भी पर्सन का, किसी भी पार्टी का एट द टाइम ऑफ मैरिज स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमारा जो सेक्शन नंबर 11 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या कहता है कि बाइगैमस मैरिज जो होती है वो वॉइड होती है. ठीक है, और सेक्शन नंबर 17 इसको पीनल ऑफेंस बनाता है फॉर बोथ हिंदू मेल्स एज वेल एज फॉर फीमेल्स. ठीक है, अब देखो, बाइगैमी का ऑफेंस कब कमिट होगा, ये हिंदू कमिट करता है, हिंदू ही होगा पर्सन, ये तो टर्म क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से. जब वो मैरिज कर लेते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज और हर स्पाउस. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट मैरिज इज नॉट नल एंड वॉइड. अगर ऐसा हो कि उनका स्पाउस लिविंग है और इवन तो उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली है, ठीक है, तो बाइगैमी कब कमिट होगी, बाइगैमी सिर्फ तभी कमिट होगी जब फर्स्ट मैरिज वैलिड होगी. अगर फर्स्ट मैरिज नल या वॉइड है, किसी भी तरह से वो वैलिड नहीं है, तो सेकेंड मैरिज को बाइगैमी का स्टेटस नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर सबसिस्टिंग मैरिज यानी कि सेकेंड मैरिज वॉइडेबल है, तभी बाइगैमी का ऑफेंस माना जाएगा. अगर सेकेंड मैरिज जो है वॉइडेबल होगी, यानी कि वॉइडेबल वो कब बनेगी, जब फर्स्ट मैरिज वैलिड है. अगर फर्स्ट मैरिज वैलिड नहीं है तो वो सेकेंड मैरिज को वैलिड मान लिया जाएगा. ठीक है, अब देखो इसकी एक फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है जो कि फुलफिल होनी ही चाहिए सेकेंड मैरिज के लिए. जो सेरेमनीज होती है मैरिज की, वो 100% फुलफिल होंगी सेकेंड मैरिज के लिए, तभी उसको कहा जाएगा कि भाई ये सेकेंड मैरिज जो है हुई है और बाइगैमी का ऑफेंस कमिट हुआ है. ठीक है, अगर सेरेमनीज परफॉर्म नहीं होंगी, प्रॉपर सेरेमनीज परफॉर्म नहीं होंगी और सिर्फ पार्टीज एडमिट कर रही हैं कि भाई हाँ हमने एक दूसरे से मैरिज कर ली है, तो उसको सेकेंड मैरिज का या बाइगैमी का स्टेटस नहीं मिलेगा. ठीक है, जो एसेंशियल सेरेमनीज एंड रिट्स हैं वो कमिट होने, मतलब कि वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी बाइगैमी का ऑफेंस का कमीशन हम मानेंगे. ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि बाइगैमस मैरिज जो होती है उसमें जो सेकेंड वाइफ है, क्या उसको वाइफ का स्टेटस मिलेगा.
देखो सारी सेरेमनीज परफॉर्म हुई हैं, सब रिट्स वगैरह सब परफॉर्म हुए हैं, जो भी होनी चाहिए थी दोनों पार्टी की तरफ से, असेंशियल सेरेमनीज दोनों परफॉर्म होगी, क्या फिर भी उसको वाइफ का स्टेटस मिलेगा? नहीं, सेकेंड वाइफ को वाइफ का स्टेटस नहीं मिलेगा, बट वो कोर्ट में मेंटेनेंस सीख कर सकती है, एज वेल एज वो मैरिज को नल डिक्लेयर करा सकती है। ठीक है, दोनों इंटरिम मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस सीख कर सकती है और मैरिज को नल डिक्लेयर करा सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही ऐसा लग रहा है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ देयर स्पाउस कि उनका मैरिज अबाउट टू टेक सेकेंड वाइफ और हस्बैंड है, उस केस में उनके पास कोई रेमेडी है क्या? क्या वो कोर्ट में जाके उनकी मैरिज को रुकवा सकते हैं कि वो सेकेंड मैरिज ना करे? देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बट सिविल प्रोसीजर कोड में पार्टीज इंजंक्शन सीक कर सकती है अगेंस्ट देयर स्पाउस। ठीक है, कौन सी पिटीशन, कहाँ पर पिटीशन फाइल होगी? सिविल कोर्ट में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 9, जो कि रीड विद सेक्शन नंबर 38 होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट वाइफ, क्या फर्स्ट वाइफ सेकेंड मैरिज को नल डिक्लेयर करा सकती है? नहीं, नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि हमारे इस एक्ट का सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है कि भाई मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कराने का राइट सिर्फ आइदर पार्टी टू द मैरिज है, किसी और को नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि जो सेकेंड मैरिज के हस्बैंड वाइफ हैं वही मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं, वही मैरिज को एन्यूल करा सकते हैं, फर्स्ट स्पाउस को नहीं होगा ऐसा कोई राइट। बट वो सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके लिए अगेन सेक्शन नंबर 9, बट इस टाइम सेक्शन नंबर 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ वो पिटीशन फाइल करेंगे कि भाई सेकेंड मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जा सके। और उनके पास और क्या ऑप्शन है? ठीक है, वाइफ के पास क्या ऑप्शन है कि भाई वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट्री। ठीक है, तो इस ये चीज़ आई गेस यहाँ पर आपको ये फर्स्ट क्लोज क्लियर हो गया होगा कि भाई ये क्या प्रिवेंट करता है, बाइगैमी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? सेकंड पॉइंट हमारे 3 क्लोजेस में डिवाइडेड है, सब क्लोजेस में, कि भाई कोई भी पार्टी, मतलब कि इसमें दोनों ही पार्टी की एट द टाइम ऑफ मैरिज एक वैलिड कंसेंट होनी चाहिए कि भाई वो एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी कंसेंट वो एक दूसरे को दे, तभी मैरिज जो है वैलिड होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी पार्टी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो, अच्छा, इसमें जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इसमें हर तरह की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को कवर नहीं किया गया है। अगर मान लो पहले पर्सन जो है साउंड माइंड था और वो जस्ट बिफोर द मैरिज अनसाउंड हो गया है, तो इस पर्सन को यहाँ पर कवर किया जाएगा क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ इनकैपेसिटेट हो गया है एक वैलिड कंसेंट देने के लिए। ठीक है, अब देखो सेकंड हमारा सब क्लोज क्या कहता है कि दो केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। अब यहाँ पर वो वैलिड कंसेंट तो दे सकता है, पर वो मेंटल ऑर्डर से सफ़र है, हैज़ बीन सफरिंग, यानी कि कुछ ड्यूरेशन से वो सफ़र कर रहा है। अब वो क्या ड्यूरेशन है ये कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए नहीं है कि हम उस पीरियड को फाइंड आउट करें। ठीक है, केस टू केस वेरी करता है। किस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है? इस तरह का है कि वो अनफिट फॉर द मैरिज है, मैरिज के लिए वो अभी फिट नहीं है और चिल्ड्रन को प्रोक्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा? रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी से वो पर्सन, कोई भी पर्सन, वाइफ और हस्बैंड क्या है, सब्जेक्टेड है। ठीक है, थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन बहुत ही इजी है, देखो बिल्कुल स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है। ये हमारी पार्टीज़ की एज को बता रहा है कि भाई ब्राइड ग्रूम की और ब्राइड की क्या एज रहेगी एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ब्राइड ग्रूम की कितनी एज होती है? 21 ईयर्स, और ब्राइड की क्या होती है? 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग द मैरिज। नेक्स्ट जो हमारा 4 और 5 पॉइंट है, ये हमने कल प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है इसको। सेक्शन नंबर 3 में जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तब हमने स्पिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था।
तो पार्टीज जो हैं आपस में उनका कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो स्पिंडा भी नहीं होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, इन दोनों का ही एक एक्सेप्शन है। अगर उनके कस्टम और यूसेस परमिट करते हैं ऐसी मैरिज को, दोनों ही केस में, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में भी और स्पिंडा रिलेशनशिप में भी, अगर उनके कस्टम और यूसेस परमिट कर रहे हैं कि भाई आप स्पिंडा रिलेशनशिप में और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज कर सकते हैं, तो वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। अगर आपके कस्टम और यूसेस परमिट नहीं करते हैं तो वो मैरिज क्या होगी, उसको वैलिड मैरिज का स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 6 जो है ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 7 हमारा क्या कहते हैं, सेरेमनीज। अब हमने कंडीशंस पढ़ ली, अब हमारी क्या सेरेमनीज हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, हिंदू मैरिज की क्या सेरेमनीज हैं। देखो, सबसे पहले इसमें कोई स्पेसिफिक सेरेमनीज नहीं दी हुई है, जो भी कस्टमरी रिट्स हैं और सेरेमनीज हैं किसी भी पार्टी के, अगर वो फुलफिल हो जाए तो हिंदू मैरिज जो है उसका परफॉर्मेंस मान लिया जाएगा कि हिंदू मैरिज जो है परफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब सेकंड सेरेमनी क्या है, अगर उनके रिट्स और सेरेमनीज में आइदर पार्टी, क्या पढ़ा हमने, आइदर पार्टी, उनके रिट्स और सेरेमनीज में सप्तापदी इंक्लूडेड है। सप्तापदी क्या है, टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। अगर इस तरह की सेरेमनी उनके रिट्स में इंक्लूडेड है तो उस मैरिज को कंप्लीट कब मान लिया जाएगा और बाइंडिंग कब मान लिया जाएगा, जब वो 7 स्टेप ले लिया जाएगा। अगर सप्तापदी किसी की असेंशियल सेरेमनी में आ रहा है किसी भी पार्टी की, और 7 स्टेप्स सेक्रेड फायर के बिफोर नहीं लिए हैं ब्राइड ग्रूम और ब्राइड ने, तो वो मैरिज जो है कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होगी किसी भी पार्टी पे, ओके। नाउ इज सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज का। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज में क्या है, ये आपकी मैरिज हो गई है, इस चीज़ का प्रूफ आपके पास क्या है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको अपनी स्टेट में मैंडेटरी कर सकती है पार्टीज़ के लिए कि आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना ही कराना होगा, ठीक है। इसके पढ़ लेते हैं क्या क्या सबसेक्शंस दिए हुए हैं। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है, मैरिज का प्रूफ बन जाए, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए कि भाई हाँ आपकी जो है मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास कि यू बोथ आर मैरिड, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है जो कि पार्टीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, और उनको अपने मैरिज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनको बताना है, किस भी तरह के जो भी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, वो पार्टीज़ को अपनी अपनी चीज़ें डिस्क्लोज़ करके, अपनी मैरिज के बारे में डिस्क्लोज़ करके उनको हिंदू मैरिज जो रजिस्टर होता है वहाँ पर रजिस्टर करानी होती है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये जो कि इतना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट, ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा ओपिनियन है कि भाई जो पर्टिकुलर्स हैं मैरिज के, उनको रजिस्टर कराना मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है, अगर ऐसा लगता है कोर्ट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी भी बना सकती है इन द स्टेट, पूरी स्टेट में भी और स्टेट के किसी पार्ट में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक पार्ट में कर दिया तो दूसरे पार्ट में भी एप्लीकेबल होगा, नो, अगर कहा है स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर उसको कंपल्सरी कर दिया है तो ही, ठीक है। तो उस केस में क्या है, पार्टी को जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी कंट्रावीन करती है, अपनी मैरिज को रजिस्टर नहीं कराती है, कब रजिस्टर नहीं कराती है, जब उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उसको कितना फाइन लगेगा, 25 रुपीज़, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करा लेना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, थर्ड भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ही रूल्स बन जाते हैं तो वो कहाँ पर लेट डाउन कर दिए जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर। ठीक है। नेक्स्ट, जो अब मैरिज को हमने रजिस्टर कराया है, जो रजिस्ट्रार के पास हमारा मैरिज रजिस्टर होता है, वो अब क्या बेनिफिट होगा हमें उसका? उसका बेनिफिट ये होगा कि हम उस रजिस्टर को किसी भी टाइम पर कोई भी पार्टी, ठीक है, बोथ द पार्टीज एट ऑल द रीजनेबल टाइम्स इंस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है। उस रजिस्टर में जो भी कंटेंट्स होंगे रिगार्डिंग दैट मैरिज, उसको एडमिसिबल माना जाएगा। ठीक है। जो स्टेटमेंट्स उसमें लिखी हुई हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल होगी, और कोई भी पार्टी अपनी जो भी मैरिज रजिस्टर हुई है उसके जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकती है रजिस्ट्रार से बाय मेकिंग द पेमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की फ़ी होती है उसको पे करके आप मैरिज रजिस्टर से अपनी मैरिज का सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो एट एनी टाइम। ठीक है। अब देखो, ये पूरा सेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बता रहा है, बट इसका जो फिफ्थ सब सेक्शन है ये हमें क्या कहता है कि भाई आपकी मैरिज वेदर रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार के पास या नहीं है, ये आपकी मैरिज की वैलिडिटी को कहीं पर भी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है। अगर आपने, ये कह रहा है ना कि भाई वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। अगर किसी पार्टी ने, जैसे कि अभी ये था पॉइंट, सब सेक्शन 2 का पॉइंट था, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी कर दिया था कि भाई आपको अपनी मैरिज रजिस्टर करानी ही पड़ेगी, अगर नहीं कराते तो आपको फाइन लगेगा। ठीक है। आपको फाइन तो लग जाएगा जरूर, पर ये इस तरह का जो मैंडेटरी क्लोज है ये आपकी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करता। आपकी जो मैरिज वैलिड है, अगर वो बाकी क्लॉजेस के थ्रू अगर मैरिज वैलिड मानी जाती है तो ये सेक्शन आपकी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, कल से हमारे जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि आज हम 3 ही सेक्शन करने वाले हैं, जो कि हमने फाइव किया है, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये आपको 100% आना चाहिए, इसका एक एक क्लोज आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें केस लॉ भी हैं जो कि हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेयर एक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, बेयर एक्ट से समझ रहे हैं, तो अभी केसेस नहीं कर रहे। जब हम अलग से एक सेशन लेंगे जिसमें कि सारे केसेस जितने भी हिंदू मैरिज के हैं टॉपिक वाइज सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें 6 सेक्शंस आपका ओमिटेड है, 7 और 8 है। 7 आपकी सेरेमनीज बताता है, किसी भी पार्टी की सेरेमनी, पार्टी की डेट्स और सेरेमनी के अगर अकॉर्डिंगली मैरिज हो जाती है तो मैरिज वैलिड हिंदू मैरिज मानी जाएगी। ठीक है। सप्तापदी है तो 7 स्टेप का लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट सेक्शन जो हमारा था रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज था, कि आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करा लेना चाहिए। ठीक है। इसके लिए क्या रूल होते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या रूल होने चाहिए, जो कि पार्टी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर देते हैं। कल से हम अपना सेक्शन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कल कितना हमसे हो पाएगा। ठीक है। लेक्चर को ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि आपको अच्छे से ग्रैब हो, आपके माइंड में चीज़ें रह जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।